हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठा प्रशासन। तो प्रशासन क्या होता है? पूरे के पूरे राज्य को चलाने का जो पूरा सिस्टम होता है वही होता है प्रशासन। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है टैक्स वसूलना, इसमें कानून बनाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना का प्रबंधन करना, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, तो ये सब कुछ आता है। जनता है, जनता की समस्याएं सुलझाना, ये सब कुछ आता है प्रशासन में, ठीक है। तो इसी में ही अलग अलग टाइप के प्रशासन हैं, जिसमें पहला है हमारा नागरिक प्रशासन। तो ये नागरिक प्रशासन क्या होता है? ये वो प्रशासन होता है राज्य का जो सेना से संबंधित नहीं होता। मतलब इसमें वो चीज़ आती है, जैसे टैक्स वसूला जाएगा तो वो नागरिक प्रशासन में है, ठीक है। न्याय दिया जाता है, जस्टिस सिस्टम जो होता है वो भी नागरिक प्रशासन में। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, जनता के काम देखना, वो सब नागरिक प्रशासन है। लेकिन एक होता है सैन्य प्रशासन, जो कि सेना से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे। इसी मराठा प्रशासन के अंतर्गत वो टॉपिक हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिक प्रशासन। तो इसका मतलब समझ गए ना? इसका मतलब है जो भी रोज़मर्रा का शासन जो चलेगा, जनता के काम जो भी संभालेगा, वो चीज़ होती है नागरिक प्रशासन। क्लियर? तो शिवाजी ने अपने राज्य के लिए अपेक्षाकृत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पावर है वो किसके हाथ में होगी? वो केंद्र के हाथ में होगी, यानी कि राजा के हाथ में होगी, एक ही इंसान के हाथ में होगी। ये चीज़ शिवाजी ने की, ठीक है। अपेक्षाकृत यहाँ पर इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि मराठों के अलावा जो भी छोटे मोटे राज्य थे वहाँ पर कैसा प्रशासन था? विकेंद्रीकृत। मतलब छोटे छोटे लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर थी, ठीक है। और शिवाजी ने जो है क्या किया? शिवाजी ने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की है। मतलब जो फैसले लेगा राज्य के लिए वो कौन लेगा? वो राजा लेगा, केंद्र लेगा। समझ गए ना केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब? ठीक है। तो शिवाजी ने वंशानुगत पद और भूमि आवंटन समाप्त कर दिया था। वंशानुगत पद क्या होता है? जैसे कोई एक इंसान जो है वो किसी पद पर बैठा, ठीक है, उसको कोई अधिकारी बना दिया गया, तो फिर उसका बेटा भी अधिकारी बनेगा अपने आप, फिर उसका बेटा अपने आप अधिकारी बन जाएगा, वो होता है वंशानुगत पद। लेकिन शिवाजी ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वंशानुगत पद को ख़त्म कर दिया। समझ गए? अब ये जो सिस्टम चलता था ना, ये सामान्यतः है सुल्तानों में, जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ी थी वहाँ पर, और मुगलों के अधीन प्रचलित थे ये वंशानुगत पद। जनरली सामान्यतः बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर समय यही चलता था, क्योंकि हमने अकबर के समय पर देखा था कि वो मनसबदार जो बनाता था वो भी जो है उनकी योग्यता के आधार पर बनाता था, ना कि वंशानुगत पद के आधार पर, ठीक है। तो सामान्यतः यहाँ पर बात की जा रही है। और शिवाजी ने भूमि आवंटन भी समाप्त किया। मतलब कि जो जैसे कोई सैनिक है, ठीक है, या फिर कोई अधिकारी है, अधिकारी मान लो, तो अधिकारी को उसके काम के बदले भूमि दी जाती थी। भूमि आवंटन मतलब भूमि दी जाना, ठीक है, एक सैलरी के रूप में भूमि दी जाती थी। तो ये चीज़ शिवाजी ने ख़त्म करी, ज़मीन देना बंद करा। और क्या करा इन्होंने? राज्य कोष से प्रत्येक राजकीय अधिकारी को वेतन दिया। राज्य कोष जो है, जो खजाना है राज्य का, मराठों का जो खजाना है, वहाँ से अब हर एक अधिकारी को वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, ज़मीन नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो कई अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण भी किया जाता था। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेज दिया जाता था काम करने के लिए। यह क्यों किया जाता था? जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उनके पास राजा पर अपनी शर्तें थोपने की पर्याप्त शक्ति ना हो, ठीक है। अब कोई अधिकारी है, वो एक ही जगह पर लगातार 10 सालों से 15 सालों से काम करते चले आ रहा है, तो वो उस एरिया की ना उसके पास में शक्ति बहुत ज़्यादा आने लगेगी, तो वो राजा पर अपनी शक्ति थोपने लगेगा, अपनी शर्तें मनवाने लगेगा, हम कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसको इस जगह से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर दूसरी जगह बिठा दिया जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर दूसरी जगह बैठा दिया जाएगा। तो इसीलिए वो ज़्यादा अपनी शक्ति बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम किया था छत्रपति शिवाजी ने। फिर शिवाजी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन भी दी। तो जो सैनिक युद्ध में मारे गए उनकी वाइफ जो है वो विधवा हो गई,
है ना। तो उन लोगों को पेंशन भी दी, पेंशन मतलब एक पैसे के रूप में थोड़ी सी हेल्प कर दी जाती है, तो वो चीज़ शिवाजी ने दी उनको। यहाँ तक कि इन सैनिकों के पुत्रों को सैन्य पद भी दिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने सैनिकों के बारे में, इससे हमें ये बात पता चलती है। तो इस प्रकार उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया, ठीक है। संवेदनशीलता मतलब मैंने बताया था, दूसरों के दुख दर्द को समझना जो है वो चीज़ होती है, उनकी चिंता करना होती है संवेदनशीलता। और ये उनका उत्तरदायित्व भी शो कर रहा है, मतलब ये शिवाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सैनिक जो हैं वो युद्ध में ही तो मारे गए हैं, इसीलिए ये शिवाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सैनिकों के जो परिवार पीछे छूट गए हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प दी जाए, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शिवाजी के द्वारा ढाले गए सिक्के। शिवाजी ने अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के ढाले यानी कि सिक्के जो बनवाए जाते हैं वो चीज़ इन्होंने, शिवाजी ने ये सिक्के बनवाए, ठीक है। तो ये सिक्के जो हैं वो उनकी संप्रभुता को दर्शाते हैं। संप्रभुता यानी कि वो स्वतंत्र शासक हैं, तो स्वतंत्र शासक हैं यानी कि वो किसी के अधीन नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये दिखा रही है, सिक्के जारी करना उनकी स्वतंत्रता को दिखा रहा है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि क्या होती है, मतलब जिस स्टाइल से कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है वो होती है लिपि। जैसे कि आपने एक देवनागरी लिपि सुनी है जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, और मराठी भी उसी में ही लिखी जाती है, देवनागरी में ही। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, एक आपने रोमन स्क्रिप्ट सुनी होगी या रोमन लिपि जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम इंग्लिश लिखते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ABCD इस तरीके से। तो ये होती है स्क्रिप्ट या लिपि, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या होगा वो चीज़ है, ठीक है। तो इनके कॉइन्स में आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे होगे कि ये क्या लिखा है ना, ये श्री, ये राजा, ये शिव, ये छत्र, ये पति, है ना। यही तो उन्होंने टाइटल लिया था, श्री राजा शिव छत्रपति का। तो इस लिपि का प्रयोग उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। मतलब हम मराठों की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक अलग लिपि है। क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर क्या चल रहा था, मुग़ल शासन था, तो वहाँ पर पर्शियन स्क्रिप्ट चल रही थी या फ़ारसी लिपि चल रही थी, ठीक है, जिसमें अरबी वगैरह लिखी जाती है, तो वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन शिवाजी ने इस देवनागरी लिपि का प्रयोग किया, जो कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को दिखा रहा है कि हम मराठों की भी अलग एक सांस्कृतिक पहचान है, और उनकी संप्रभुता को भी दिखा रहा है कि हम जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम किसी शासक के अधीन नहीं आते हैं, बल्कि हम एक स्वतंत्र शासक हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए थे, निर्देश यानी कि कुछ ऑर्डर्स वगैरह वो दिए थे कि अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार ना करें। दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार ना किया जाए, उनके साथ में बदसलूकी ना की जाए, और ना ही उनसे बलपूर्वक घास का एक तिनका भी छीने, ठीक है। घास का एक तिनका भी ना छीना जाए, मतलब ज़बरदस्ती उनसे कुछ भी लेने का अधिकार नहीं रखते हो तुम लोग, कौन, अधिकारी, ठीक है। तो अपने अधिकारियों को लिखे एक पत्र में शिवाजी बोलते हैं, एक पत्र लिखा था उन्होंने जिसमें ये बात बोली गई है कि नौसेना के लिए, नौसेना शिवाजी ने ही तो स्थापित की थी ना, जो समुद्री सेना होती है, समुद्र में जो लड़ाई करती है, इसके लिए शिवाजी ने अलग अलग किले भी बनवाए थे, ठीक है। तो नौसेना के लिए सागौन जैसे बड़े वृक्षों की लकड़ियां आवश्यक हैं। अब वृक्ष क्यों आवश्यक हैं, वृक्ष की लकड़ियां क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि नावें वगैरह बनानी पड़ेंगी, भाई नौसेना है, समुद्र में उतरेगी तो उसके लिए नाव तो चाहिए, इसीलिए लकड़ियां ज़रूरी हैं। और कैसे पेड़ चाहिए, सागौन जैसे पेड़, ये बहुत लंबे लंबे बहुत मजबूत पेड़ होते हैं, बहुत मजबूत इनकी लकड़ी होती है, जो कि पानी में जल्दी नहीं सड़ती है। तो लकड़ियां आवश्यक ज़रूर हैं, लेकिन आवश्यकता हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति ले लो, ठीक है। अनुमति किससे ली जाएगी, राज्य से ली जाएगी, कानूनी अनुमति ली जाएगी, वरना तो कोई भी जाएगा अपनी मर्जी से कितनी भी लकड़ी काट के ले आएगा और पैसे कमाएगा, इसीलिए यहाँ पर अनुमति की बात की गई है। अगर परमिशन मिल जाती है तो आगे बढ़ो, यानी कि फिर पेड़ काट सकते हो, अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर तुम्हें कोई भी हक नहीं है पेड़ काटने का, ठीक है। फिर आम और कटहल जैसे अन्य वृक्ष भी उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें मत छुओ, इन्हें छूने से मना कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी। क्यों, क्योंकि ऐसे पेड़ों को बढ़ने में कई वर्ष लगते हैं, कई साल लग जाते हैं इनको बड़ा होने में और फल देने में, कटहल और आम के पेड़ों को, ठीक है।
और लोग उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। तो यहाँ पर उनके लोगों के प्रति जो चिंता है वो भी देखने को मिल रही है हमें। तो यदि तुम उन्हें काट दोगे तो क्या उनका दुख कभी समाप्त होगा? क्या लोगों का दुख कभी समाप्त होगा? ये बात कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी। अगर तुम दूसरों पर अत्याचार करके कुछ प्राप्त करते हो, कुछ अगर तुम हासिल करते हो, तो वह अत्याचारी के साथ साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, ना तो अत्याचारी बचता है और ना ही जो भी हासिल किया है अत्याचार करके वो बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात यहाँ पर शिवाजी अपने अधिकारियों से कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वृक्षों के अभाव में हानि भी होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, पेड़ मिट्टी को बचाते हैं। हमने चैप्टर 1 में सब कुछ पढ़ा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग। ये जो चैप्टर 1 था इसमें हमने पढ़ा है कि पेड़ मिट्टी को बचाते हैं और पेड़ जो हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। एक हम जानते हैं पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो इसीलिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनके अभाव में यानी कि पेड़ों के ना होने से हानि होगी या नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, दबाव में कुछ भी मत करना, किसी भी इंसान को परेशान मत करना। ये सारी की सारी बातें शिवाजी ने अपने अधिकारियों से बोली। तो शिवाजी के पत्र के आधार पर आप एक शासक के रूप में उनके मूल्यों के बारे में क्या कह सकते हैं? जो ये मूल्य इन्होंने बताए हैं, आप क्या बोल सकते हैं एक शासक के रूप में? अपने आप को एक शासक ज़रा इमेजिन करो ज़रा। ठीक है, तो बताओ कि आप क्या बोल सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय थे मतलब लोगों के साथ में अन्याय ना हो इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, वे अपनी प्रजा की बहुत चिंता करते थे और अधिकारियों को लोगों को परेशान न करने का भी आदेश देते थे। बिल्कुल, है ना। वे अत्याचार के खिलाफ थे, अत्याचार नहीं होना चाहिए लोगों पर, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार चाहते थे और पेड़ों और प्रकृति की भी रक्षा करना चाहते थे। ये सब बातें हम बोल सकते हैं शिवाजी के बारे में एक शासक के रूप में। ठीक है, अपने आप को शासक तो इमेजिन कर ही लिया होगा। चलो वापस आ जाओ अब पढ़ाई पर। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की परिषद भी थी। ठीक है, अष्टप्रधान मंडल का मतलब क्या है? अष्ट यानी कि 8, प्रधान यानी कि मंत्री और मंडल यानी कि इनकी परिषद, यानी कि 8 मंत्रियों का एक ग्रुप है जो कि शिवाजी की हेल्प करेगा। तो ये 8 मंत्री कौन कौन से होते थे ये ज़रा देख लो। तो सेंटर में कौन है? सेंटर में है छत्रपति, जो कि छत्रपति शिवाजी हैं। ये कौन है? संप्रभु हैं, यानी कि स्वतंत्र राजा हैं, किसी भी राज्य के अधीन ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो अष्टप्रधान में पहला मंत्री जो है उसका नाम है प्रधान। ठीक है, ये मंत्रियों के नाम है जो ऊपर दिए गए हैं और ये बताया गया कि वो क्या काम करता था। तो पहला मंत्री काम करता था, प्रधानमंत्री होता था। ये प्रधान का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री है, यानी कि जो पेशवा होता था वो है। फिर दूसरा है यहाँ पर सचिव। ये सचिव क्या देखता था? ये था भू राजस्व मंत्री। राजस्व क्या होता है? बेसिकली जो सरकार की आय जो हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो चीज़ होता है राजस्व या रेवेन्यू, यानी सरकार की टोटल कमाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भू राजस्व की बात हो रही है, यानी कि ज़मीन से कितनी कमाई हो रही है सरकार की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये भू राजस्व मंत्री क्या करता था? ये किसानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर है उसको देखता था, ज़मीन के रिकॉर्ड रखता था। तो ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम थे वो ये देखता था कौन? सचिव। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्रधान का क्या काम था? प्रधान होता था प्रधानमंत्री, सचिव जो है वो भू राजस्व मंत्री होता था, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी कि लोगों को जस्टिस या न्याय देने का काम करता था। फिर एक था पंडित राव। ये पंडित राव जो है वो धार्मिक विषयों के प्रमुख होते थे, धार्मिक मामले जो भी हैं उनकी देखभाल ये पंडित राव करता था। फिर होता था सेनापति, जो कि प्रधान सेनापति होता था, मतलब सेना का प्रमुख, है ना। युद्ध और सैनिकों की जिम्मेदारी इसके पास में होती थी। एक होता था सुमंत। सुमंत होता था विदेश मंत्री। विदेश का मतलब क्या है? उस समय पर जो भारत के अंदर ही अलग अलग राज्य हैं उनसे बातचीत करना, उनसे समझौते वगैरह करना, वो सुमंत देखेगा। ठीक है, ये विदेश मंत्री होता था। एक होता था मंत्री। ये मंत्री होता था खुफिया मंत्री, मतलब जो जासूस वगैरह होते हैं ना, वो है ये खुफिया मंत्री। जासूसों का काम देखता था ये, जितने भी जासूस लगे हुए हैं पूरे के पूरे राज्य में, जो पूरी खबर लेकर आ रहे हैं, उनका काम ये संभालता था। दुश्मनों और राज्य की खबरें ये इकट्ठा करता था। ठीक है, तो ये खुफिया मंत्री होता था, मंत्री। और एक होता था अमात्य।
अमात्य होता था वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मतलब क्या है? वित्त मतलब है पैसा, पैसे से रिलेटेड जो भी काम देखता था वो होता था वित्त मंत्री। मतलब राज्य की जो भी इनकम हो रही है, जो भी खर्च हो रहे हैं, उसका हिसाब ये रखेगा। कितना टैक्स आया है, कितना जा रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है, ये सब कुछ देखेगा ये वित्त मंत्री यानी कि अमात्य। तो वित्त और राजस्व के बीच में ना थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? राजस्व का मतलब है जो भी पैसा आया है, ठीक है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात हो रही है, ये है राजस्व। लेकिन वित्त क्या होता है? वित्त होता है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, आगे कहाँ पर खर्च करना है, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, पैसे का जो प्रबंधन किया जा रहा है, वो है वित्त। समझ पा रहे हो ना? राजस्व यानी कि टोटल इनकम, सिर्फ आना आना देखा जाएगा, और वित्त में ये भी देखा जाएगा कि कहाँ पर खर्च हो रहा है और फ्यूचर में कहाँ पर खर्च किया जाएगा। सारा का सारा मैनेजमेंट ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं अष्टप्रधानों के, और इनके क्या काम थे ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? मतलब कि अमात्य पूछा जाए, अमात्य कौन होता था? तो वो वित्त मंत्री होता था। मंत्री कौन होता था? खुफिया मंत्री होता था। ठीक है, ऐसे ही सुमंत पूछा जाए तो वो विदेश मंत्री होता था। पंडित राव पूछा जाए तो धार्मिक विषयों का प्रमुख होता था। इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा। समझ गए? ठीक है, चलें अब आगे। तो मराठे प्राय उन प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे। अब समझो क्या है। चौथ एक टैक्स का नाम है, सरदेशमुखी भी एक टैक्स का नाम है। इन टैक्स को कौन वसूल रहा है? मराठे वसूल रहे हैं। ठीक है, चौथ का मतलब क्या है? चौथा भाग, 1/4 भाग। तो ये होता था 25%। क्यों? क्योंकि 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैथ समझाऊँ यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। 25% को हम इस तरीके से लिखते हैं, 25/100 कर देते हैं। ठीक है, तो 25 चौके 100 होते हैं, तो 1/4 आ गया। सेम बात हो गई, या तो 1/4 लिख लो या 25% लिख लो, एक ही बात है। तो चौथ होता था 25% या 1/4, ये आपको याद रखना है। फिर एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कितना होता था? ये होता था 10%। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चौथ कितना परसेंट लिया जाता था, सरदेशमुखी कितना परसेंट लिया जाता था। तो ये 10% लिया जा रहा है, यानी कि 1/10 पार्ट लिया जा रहा है सरदेशमुखी। तो चौथ जिससे लिया जा रहा है, तो चौथ के अतिरिक्त यानी कि चौथ भी लिया जा रहा है 25% ये, और सरदेशमुखी भी लिया जा रहा है प्लस 10% ये, तो टोटल कितना टैक्स हो गया? 35%। ठीक है, अब ये किससे लिया जाता था? ये उन राज्यों से लिया जा रहा है जो कि प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली मराठों के अधीन नहीं है। अब भाई कोई भी राज्य इन मराठों को टैक्स क्यों देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए टैक्स देते थे क्योंकि उस समय कोई, जैसे मान लो कोई छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य है, तो इस पर कभी भी मुगल हमला कर सकते हैं। ठीक है, या कोई और दुश्मन हमला कर सकता है, कोई पड़ोसी राज्य हमला कर सकता है। तो मराठे उनसे ये बोल रहे हैं कि तुम हमें टैक्स दो, तुम हमें चौथ दो, सरदेशमुखी दो, और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो एक रक्षा के रूप में भी ये टैक्स देते थे, चौथ और सरदेशमुखी। दूसरी वजह ये होती थी कि मराठे इतने पावरफुल थे कि अपनी शक्ति के आधार पर ये टैक्स ले लेते थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने टैक्स नहीं दिया, अगर कर नहीं दिया, तो हमारी जो मराठा सेना है वो हमला कर सकती है, कब्जा कर सकती है। इसीलिए भी चौथ और सरदेशमुखी टैक्स देना पड़ता था कई सारे राज्यों को। ठीक है, तो याद रखना ये किन से लिया जाता था चौथ और सरदेशमुखी? जो राज्य, जो प्रांत मराठों के डायरेक्टली कब्जे में नहीं थे। और चौथ होता था 25%, सरदेशमुखी होता था 10%। इन दोनों को मिलाकर टोटल टैक्स है 35%। मान लो किसी राज्य की टोटल इनकम कितनी है, सालाना इनकम है 100 लाख रुपए। ठीक है, अब 25% तो उसको चौथ देना पड़ गया, तो 100 का 25% कितना हुआ? 25 लाख हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा इस 100 लाख में से 10% सरदेशमुखी भी देना पड़ेगा, तो 10 लाख रुपए ये हो गए। तो टोटल इसको कितने देने पड़े? दोनों को जोड़ दो, टोटल देने पड़े इसको 35 लाख रुपए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम था चौथ और सरदेशमुखी का। इनमें दक्कन और उत्तर भारत के प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है, मतलब दक्कन के कुछ राज्य और कुछ नॉर्थ इंडिया के राज्य थे जिनसे ये चौथ और सरदेशमुखी लिया जाता था। बदले में मराठे उन प्रांतों की रक्षा करते थे
और उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मतलब वो अपने फैसले जो हैं, जो भी ले रहे हैं, जैसा भी वो शासन कर रहे हैं, वो आराम से करें, मराठे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। फिर मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से इस व्यवस्था को स्वीकृति दी। स्वीकृति मतलब मुगल क्यों इसको स्वीकृति दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मुगलों ने इसको ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है कि अब इनको क्या मिल गया है, अब इनको हक मिल गया है, या हम बोल सकते हैं राइट मिल गया है ये टैक्स कलेक्ट करने का मराठों को। तो क्योंकि मराठे काफ़ी शक्तिशाली हो रहे थे, इसीलिए मुगलों को उनके साथ में काफ़ी सारी संधियां करनी पड़ी या समझौते करने पड़े, और उसमें मुगलों को स्वीकृति देनी पड़ी कि मराठों को जो है वो अधिकार है चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का। और समय के साथ इनमें से कुछ प्रांत मराठा साम्राज्य का भाग बन गए। कुछ प्रांत का मतलब यहाँ पर क्या है, वो प्रांत हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से इनके अधीन नहीं हैं। ठीक है, जिनसे पहले मराठे टैक्स ले रहे थे, अब वो डायरेक्टली मराठों के कब्जे में आ गए समय के साथ आगे चलकर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी कॉइन की बात की जा रही है। तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का क्या मतलब है, 1700 से लेकर 1800 का जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मराठों ने प्राय मुगल मुद्रा शैली को उसकी लोकप्रियता के कारण अपनाया। मुगल मुद्रा शैली मतलब क्या होता है, जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको बनाने की जो स्टाइल है ना, वही चीज़ होती है मुद्रा शैली। तो मुगल जिस स्टाइल में कॉइन्स को बनवाते थे, उसी स्टाइल को मराठों ने 18वीं शताब्दी में अपना लिया। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता थी काफ़ी। लोकप्रियता का मतलब है कि ये जो मुगलों के सिक्के थे ना, इनको काफ़ी सारे लोग पहचानते थे, इनको स्वीकार करते थे। स्वीकार मतलब अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो आसानी से उस सिक्के से खरीद सकता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि आज के समय पर जो डॉलर है, उसको तुम किसी भी देश में ले जाओ, US डॉलर जो है, जो अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, उसको किसी भी देश में ले जाओगे, हर देश उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वहीं तुम रुपए को लेकर जाओगे ना, तो रुपए को हर देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फ़र्क है। इसी तरीके से यहाँ पर मुगल्स की बात हो रही है। मुगल के सिक्के काफ़ी लोकप्रिय थे, हर कोई एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन मराठों के सिक्के उन्हीं के ही रीजन में चल पाते थे, उन्हीं के ही साम्राज्य में चल पाते थे। तो इनकी लोकप्रियता के कारण इन्होंने ये सिक्के अपनाए, इनकी मतलब कि स्टाइल अपनाई, किंतु साथ ही उनमें अपने सांस्कृतिक प्रतीक भी जोड़े। अपनी संस्कृति भी इसमें डाल रहे हैं मराठे। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतीक यानी कि जैसे इनकी संस्कृति को दिखाने वाला कोई एक प्रतीक या कोई एक ऐसा शब्द, जैसे कि उदाहरण के लिए ये जो सिक्का आपको देखने को मिलेगा, ये दुर्लभ मराठा सिक्का है। दुर्लभ मतलब कि रेयर जिसे हम बोलते हैं, जो काफ़ी कम मिलता है ना। तो ये जो सिक्का है ना, जिसे गणपति पंत प्रधान रुपया के नाम से जाना जाता है, इसका नाम ये है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि गणपति पंत प्रधान रुपया ये किसका सिक्का था, तो ये मराठों का सिक्का था। ठीक है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब क्या है इसका, 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से 1900 का समय, आरंभ की बात हो रही है, मतलब 1801 1802 इस तरीके से बात की जा रही है। तो उसके आरंभ में पटवर्धनों द्वारा ढाला गया था ये सिक्का। पटवर्धन कौन थे? पेशवा के अधीन सेना नायक थे। पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था मराठों में, उन्हीं के अधीन में ये सेना नायक थे, सेना के प्रमुख होते थे ये पटवर्धन। ठीक है, इन्हीं पटवर्धनों ने ये सिक्का ढलवाया था या ये सिक्का बनवाया था। कौन सा? गणपति पंत प्रधान रुपया। ठीक है। तो इस सिक्के पर देवनागरी और फारसी दो लिपियों में लेख उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण यानी कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि भी दिख जाएगी, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये गणपति, और यहाँ पर पंत प्रधान दिख रहा होगा, और साथ ही के साथ ये वाली भाषा आपको ये अलग से दिख रही होगी, है ना। तो ये जो है ये फारसी लिपि में लिखा हुआ है और ये ऊपर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। तो दोनों की दोनों लिपियाँ इसमें इस्तेमाल की गई हैं। एक और लिखा है गणपति। गणपति का मतलब क्या है? गणेश, जो कि आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। कॉइन के दो साइड होते हैं ना, जैसे एक कॉइन देखो, आप अपने जेब में से निकालो एक कॉइन देखो, तो उसकी एक साइड ये होगी, एक इसके पीछे की साइड होगी ना। तो वैसे ये इसकी सामने की साइड है, ये इसके पीछे की साइड है। ये दो कॉइन नहीं है, ठीक है, एक ही कॉइन है।
तो गणपति एक तरफ लिखा है, गणपति का आवाहन है। आवाहन यानी कि गणपति को याद किया जा रहा है। जैसे कोई शुभ काम किया जाता है तो पहले भगवान को याद किया जाता है ना, उसी तरीके से। तो ये लिखा हुआ है गणपति यहाँ पर। और दूसरी ओर लिखा है पेशवा। पेशवा यानी कि जिसे हम पंत प्रधान कहते थे मराठी में, तो मराठी का जो पंत प्रधान है यहाँ पर वो लिखा हुआ है। इसी पंत प्रधान का मतलब है पेशवा, समझ गए। तो दूसरी तरफ लिखा है पेशवा और एक तरफ लिखा है गणपति। तो इन दोनों के प्रति निष्ठा की घोषणा की गई है इस सिक्के में। तो मतलब सिक्के में दोनों के ही नाम हैं, तो दोनों की ही इम्पोर्टेंस को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई नागरिक प्रशासन के बारे में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि जो नॉर्मल प्रशासन है, जो रोज़ का जो काम धाम होगा, अधिकारियों वगैरह की नियुक्ति होगी, ठीक है, ये सब होता है नागरिक प्रशासन। अब इसके बाद होता है एक सैन्य प्रशासन, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सैन्य प्रशासन मतलब कि सेना से रिलेटेड यहाँ पर प्रशासन होगा, किस तरीके से होता था वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके अलावा समुद्री वर्चस्व वगैरह 2-3 टॉपिक हैं इसी के अंदर में ही, मराठा प्रशासन के अंदर में ही। एक इनकी न्याय व्यवस्था है और लास्ट है व्यापारिक तंत्र। तो देख लेंगे हम इनको अगली वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।